हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी एकेडमी यूट्यूब चैनल से मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 को पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग बता देते हैं कि जैसे हम लोग आप कहीं भी जाते होंगे तो किसी से पूछेंगे कि आपको हिस्ट्री कैसे लगती है, इतिहास कैसा लगता है, तो ज़्यादातर आपको जवाब सुनने के लिए मिलेगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है कि या फिर इतिहास बहुत बोरिंग है। ऐसे ऐसे लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं इतिहास के ऊपर। तो फिर इसमें उनका मुख्य कारण ये होता है कि जब भी आप इतिहास के बारे में सोचते तो आपके दिमाग में यही बात आती है कि इतिहास में ज़्यादातर तारीख ही होती है। लेकिन ऐसा एकदम इस बात को पूरी तरह सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे इतिहास में अलग अलग समय के बारे में तो बताया जाता है, लेकिन हम अगर पूछे कि लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया तो इसके लिए एक तारीख तो आप नहीं बता सकते कि लोगों ने इस समय चाय पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसका स्वाद उनकी जुबान पे चढ़ा था। वही चीज़ है इस चैप्टर 1 में। इस पूरे बुक के समरी को किसी तरह से समझाने का, अच्छी तरह से डिफ़ाइन करने की कोशिश की गई है। तो अभी हम चैप्टर को शुरू करते हैं। अभी चैप्टर में देखिए, पहला टॉपिक है हमारा तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपेशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पढ़ाया माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चलो। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसा कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह किया कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती। इस पेज में वही बताया गया जो भी मैंने आपको कहा था कि इतिहास तारीखों का मुख्य प्राय नहीं है। जैसे इन लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया है, इसमें इसके लिए कोई निश्चित तारीख नहीं की जा सकती। और कभी कभी आप ऐसे सवाल पूछ देते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। जैसे रेलगाड़ी से आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे, ये ऐतिहासिक सवाल है। अब अगले पेज में हम देखते हैं ये सारी ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है जो मैंने आपको बताया था कि हमेशा इतिहास को तारीखों से नहीं जोड़ा जा सकता। अब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्होंने शासन करना किसी एक निश्चित तारीख से शुरू नहीं कर दिया। वो धीरे धीरे अपनी
व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को धीरे धीरे मजबूत करते गए और एक दिन वो अखंड भारत के साम्राज्य के विधाता बन गए। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह, अब यहाँ पे इसका रीज़न दिया गया कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और इसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। अब ये तिथियों का महत्व कहाँ बना रहता है, इस चीज़ को अब देखें, कब किस राजा की ताज पेशी हुई और कब उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, या फिर उसके बाद अगला राजा कौन बना, ये सब चीज़ें इसमें तिथियों का महत्व बना रहता है। अब यहाँ से आपको सवाल आ सकता है कि तिथियों का महत्व इतिहास में कैसे बना रहता है। तो ये कुछ उसके उनसे जुड़ी कुछ घटनाओं के नाम बताओ या उदाहरण देके समझाओ, तब आप इसमें ये सवाल लिख सकते हो। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं, कौन सी तारीख है। यहाँ पे एक चीज़ बच गई, जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताब में आपने देखा, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देने लगे लोग किस तरह की अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। कौन सी तारीख है? अगला टॉपिक है कौन सी तारीख है। अब इसमें पहले हम लोग को बताया गया कि जैसे कि शहर कैसे बने, बाजार किस तरह पहले। अभी इतिहासकार ये सब चीज़ पे भी लिखने लगे, लेकिन पहले वो इस तरह की चीज़ें पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। पहले उनका मुख्यतः राजाओं के बारे में वो ज़्यादातर इतिहास लिखते थे कि कब राजा को ताज पहनाया गया, उसके बाद अगला राजा कौन हुआ, कौन कौन से उसने युद्ध लड़े, यही सब इतिहास वो लिखते थे। अब यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा कौन सी तारीख है। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल दिया जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। अब यहाँ पे ये है कि जैसे आप किसी एक चीज़ पे कर रहे हैं कि फिर अंग्रेज कब आए भारत में, तो इसमें सन 1947 ये सब हो गई कि महत्वपूर्ण तारीख है। लेकिन अगर आप अध्ययन का विषय बदल दें कि वहाँ पे लोगों की क्या भूमिका थी और यहाँ पे सरकार में कैसे हो रहे थे, मतलब अध्ययन का विषय बदल देने पे तारीखें भी बदल जाती है कि लोग कब कहाँ जाते थे, ये सब चीज़ें। इसमें एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते हैं और आखिर वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। यहाँ से सवाल आएगा आपको कि ब्रिटिश इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे ये है, प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग से के शासन से शुरू होता है और आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलेंजी, बैटिंग और इसमें अगला पेज है, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, यहाँ पर सभी गवर्नर जनरलों के नाम दिए जा रहे हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरॉय का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे हम टॉपिक बदल देते हैं तो इतिहास में तारीखें बदल जाती है। इसमें
हम अंग्रेज़ों के बारे में बात करें तो उनमें सभी गवर्नर जनरल, वायसरॉय, सबका इन्हीं का इतिहास चलते रहता है ब्रिटिश शासन के बारे में। अब यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताया। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इस दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना है कि उसे आसानी से समझा जा सके। अब हम लोग कोई भी मतलब बहुत बड़ी कहानी हो गई, जैसे रामायण और महाभारत हो गया, इसमें अलग अलग अध्याय हैं और इसे अलग अलग अध्याय में क्यों दिया गया है? इसे एक पूरा ही किताब में सीधा एक ही चैप्टर में पूरा महाभारत क्यों नहीं ख़त्म कर दिया गया? इसका मतलब कि हर टॉपिक में कुछ ना कुछ अंतर है, तो इसलिए अलग अलग अध्याय में बांट दिया गया। इससे पढ़ने में भी उबाऊपन नहीं होता और ये भी नहीं होता कि कैसे हम इतना पढ़ेंगे। अलग अलग अध्याय में लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है, इसलिए अलग अलग अध्याय में बांटा जाता है। क्या हम ये हमने पढ़ लिया। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती। जैसे ब्रिटिश भारत के इतिहास में ज़्यादातर गवर्नर जनरल, वायसरॉय, इन्हीं की सारी गतिविधियाँ होती है। कब किसने कौन सी नीति लागू की, कब किसी के बाद कौन सा गवर्नर जनरल बना, इसी सब इतिहास में चलते रहता है। इसमें ये चीज़ नहीं दिखाया जाता कि उस समय आम लोग क्या कर रहे थे, वो क्या खा रहे थे। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अब तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को हम महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे। हम अभी तक इसमें अंग्रेज़ों के इतिहास में उनकी तिथियों को महत्वपूर्ण दे रहे थे, लेकिन अब हम अगर अपना इतिहास लिखेंगे इनसे अलग हटकर, और तो इनकी तिथियाँ महत्वपूर्ण नहीं होगी। हम अलग तिथियाँ बनाएंगे कि इस समय लोग इस जगह पे ज़्यादा रहने लग गए थे, यहाँ खेती शुरू का विस्तार इस समय हुआ। ऐसे अब अपना अलग इतिहास बनाने पे अलग सब तारीखें बदल जाएगी। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी। ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी। अब लेकिन इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। अब ये चीज़ आपका महत्वपूर्ण है। इस चीज़ का आप हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए। ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश भारत के इतिहास को किस तरह विभाजित किया था। तो इसमें 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री दार्शनिक जेम्स मिल ने, किसने लिखा था? जेम्स मिल ने। और कौन सी बुक लिखी थी? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इससे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब कालखंडों का इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया था। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने में कि इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है?
इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। और इसमें ये बात है कि भारतीय इतिहास को इस तरह समझा जाए, ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश में बांटा जाए, तो इसमें इसका मतलब ये है कि हम राजाओं के धर्म को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। उस समय आम लोग भी थे, तो उनके भी अलग अलग धर्म होते थे, तो फिर इस तरह से हम उन्हें भेदभाव कर रहे हैं। तो ये इस तरह का जो बांटन है ये गलत है। तो इतिहास हम अलग अलग खंडों, ये तो शायद पीछे हो गया है, इतिहास को हम अलग अलग खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी भी एक वजह, हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि के से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या मतलब था। मील को लगता था कि सारे एशिया समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। जेम्स मिल जो था, जिसने किताब लिखी थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक, उसको ये लगता था कि वो दार्शनिक था, मतलब राय दिया करता था अंग्रेज़ों को। तो फिर उसको ये लगता था कि एशियाई समाज, भारत, ये यूरोप से बहुत पीछे है। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक और जातिगत बंधनों और अंधविश्वास का ही बोलबाला था। ये एक हद तक सही भी है कि भारत में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती, जाति पाति के बारे में। मील की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए ज़रूरी था भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों को और कानूनों को लागू किया जाए। उसको लगता था कि एशियाई समाज बहुत पीछे है यूरोप से, तो अगर भारत को आगे बढ़ना है, एशियाई समाज को आगे बढ़ना है, तो फिर अंग्रेज़ों को संपूर्ण एशिया पर कब्जा कर लेना चाहिए और यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू कर दिया जाना चाहिए ताकि भारत भी आगे निकल सके। ये उसकी राय में लगता था। तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर लीजिएगा कि मील क्या सोचता था एशियाई समाज के बारे में। तो यहाँ इसमें लिख दीजिएगा कि मील को लगता था एशियाई समाज यूरोप से बहुत पीछे है और भारत को प्रगति की ओर ले जाने के लिए अंग्रेज़ों को संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लेना चाहिए। उसके सुझाव में ये था। मील ने तो यहाँ तक सुझाव दे दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। यही मैंने बताया आपको। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति की और सभ्यता का प्रतीक, जब वो ऐसा सोचते थे और इतिहास इसके लिखते थे, तो इसमें ये हो जाता कि अंग्रेजी शासन था ये सभ्यता का प्रतीक था। अब अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या ये जरूरी कि अंग्रेजी शासन ही सभ्यता का प्रतीक था? इसको हम ऐसे मतलब बिना सोचे समझे हम ऐसे स्वीकार थोड़ी कर सकते हैं। अब इसके आगे इसी बारे में बताया गया है। क्या इतिहास के इस दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते? वही मैं बताया कि इसमें ये जेम्स मिल जो ये गलती कर रहा है कि वो राजाओं के धर्म के आधार पर इतिहास का बंटवारा कर रहा है, लेकिन इसमें कई तरह के धर्म एक साथ चलते। कहीं पे मान लीजिए अंग्रेज़ों का ही शासन चला, टीपू सुल्तान मुसलमान था और अंग्रेज़ ब्रिटिश थे, तो इसमें भी कई सारे धर्म एक साथ चलते हैं। तो ये जो इसने बांटा ये गलत है। इसमें किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन, यहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन में अपनी समस्याएं है। इतिहास के इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता और आधुनिकता जैसी ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकाल वे काल है जहाँ पर आधुनिक काल की ये विशेषताएं
नहीं थी, यहाँ नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का शासन जो था, इसमें आधुनिक काल की विशेषता क्या क्या है? विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता। यहाँ पे विज्ञान था, तर्क भी था, लोकतंत्र नहीं था। अंग्रेज अपना मनमाना शासन करते थे, मुक्ति भी नहीं थी लोगों की। जब वो मनमाना शासन करते थे कि लोगों को अपने हिसाब से जीने के लिए मुक्ति नहीं थी, और समानता भी नहीं थी। उसमें ऊंची जाति के लोगों के लिए अलग अलग कानून बने हुए थे, नीची जाति के लोगों के लिए अलग कानून बने थे। ये इसमें टोटल है, इसमें जो भी है। अब इतिहास के इन खंडों को बांटने की भी समझ पश्चिम चाहिए। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकताओं की ताकत का विकास का युग मानी जाती है। मैंने आपको बता दिया अभी। उनके लिए मध्यकाल वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। अब ये अंग्रेजों के शासन में ऐसा कुछ नहीं था, तो इसे हम आधुनिक काल भी नहीं कह सकते। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? अब अंग्रेजों के काल को इस तरह आधुनिक काल नहीं कह सकते, तो फिर हम कहेंगे क्या उसे? अब इसके बारे में आगे बताएगा। जैसा कि आप इस किताब में पढ़ेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब यहाँ आ गया पॉइंट कि क्या कहा जाएगा। यहाँ पे इसे क्या गया? औपनिवेशिक युग। औपनिवेशिक युग। अब औपनिवेशिक क्या है? सोचेंगे औपनिवेशिक क्या है, तो अब यहाँ पे बताता है औपनिवेशिक क्या है। इस किताब में आप पढ़ेंगे किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? अब यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि अंग्रेज शासन तो कर रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। उनको ये नहीं था कि यहाँ पे लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इसका उनके जीवन में कैसे बदलाव आएंगे, ये सब कुछ नहीं सोचे। वो सिर्फ अपने फ़ायदा और व्यापार को बढ़ाने के लिए शासन कर रहे थे। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव, आप ये भी जानकर ब्रिटिश शासन के कारण या यहाँ की मूल्य, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाजों और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहते हैं। अब यहाँ से जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा अगर आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि औपनिवेशीकरण क्या होता है, तो आप इसका इतना आंसर लिख देंगे, आपका एकदम करेक्ट जाएगा आंसर। अब लेकिन जल्द ही आप ये भी समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं करते थे। इसलिए इस किताब में इनमें हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं, अगला टॉपिक है ये, हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? ये चीज़ जो अभिलेख, गारी, शिलालेख, ये सब चीज़ें हैं, ये सब हम 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें आपको इतना दिक्कत नहीं होगा इस टॉपिक में। अभी फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसे। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकार का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आई कि अंग्रेजी शासन ने सरकारी रिकॉर्ड तैयार किए थे, तो इतिहासकार का ये महत्वपूर्ण साधन हो गया। पहले इतिहासकार क्या करते थे? शिलालेख ढूंढते थे, अभिलेख लिखते थे और ताड़पत्रों पे लिखा हुआ रहता था।
पांडुलिपि ये सब ढूंढते थे। अब अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, ये जांच को साफ साफ लिखना जरूरी है। ऐसा करने के बाद चीज़ों को का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव बनाए। यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है आपका, अंग्रेजों ने दस्तावेजों को सुरक्षित करने के लिए क्या किया तो यहाँ पे संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों के ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकल बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीसी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, खुशनवीसी किसे कहते हैं? खुशनवीसी या सुलेख नवीसी ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप ये लिख दीजिएगा, नकल करते हैं और चीज़ों को बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई एक तकनीक भी फैलने लगी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही की दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था किसी देश को अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लग गए। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए सर्वेक्षण किए जाने लगे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से सर्वेक्षण किए गए थे? गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके को अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। अब अंग्रेज़ों ने सर्वेक्षण शुरू किया था। सर्वेक्षण का बढ़ता होता। अंग्रेज सर्वेक्षण के बारे में क्या सोचते थे? औपनिवेशिक शासन के, अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि अंग्रेज सर्वेक्षण के बारे में क्या सोचते थे, उसको क्या महत्व देते थे। तो यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन महत्वपूर्ण हो गया। ये वाला पैराग्राफ है, इसको आप पूरा याद कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। अब 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जनगणना कितने साल में की जाती थी? तो यहाँ से आपको लिख देना आंसर में, जनगणना हर 10 साल में की जाती थी और आज भी की जाती है। हर 10 साल में भारत की जनगणना की जाती है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानवीय सर्वेक्षण
वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अभी ये यहाँ पे वानस्पतिक सर्वेक्षण अंग्रेज क्यों करते थे कि कहीं किस जगह पे नील की खेती हो रही है, किस जगह पे तो उस हिसाब से वहाँ से चीज़ों को ख़रीदा जाता था और विदेशों में उनको बेचा जाता था। इसलिए ये सर्वेक्षण किए जाते। सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो गया था ब्रिटिश काल में, तो इसमें सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, इस टॉपिक को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको फिर भी डिफाइन कर दिया है, आप फिर भी एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, इसमें कहा गया अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। अब ये रिकॉर्ड जो है, ये रिकॉर्ड तो किसने बनवाया है? रिकॉर्ड बनवाया अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने। तो इसमें ज़्यादातर इसमें पक्षपात होने के चांस ज़्यादा है कि इसमें जो भी लिखा होगा वो ज़्यादातर अंग्रेज़ों के हित में लिखा होगा। जैसे पुलिस के पास कोई रिपोर्ट करने गया किसी बारे में, तो वो अंग्रेज़ों की सरकार का उनके पे दबाव होता है, क्या पता कभी उनका रिपोर्ट ना लिखे या गलत रिपोर्ट लिखे, तो इससे क्या पता नहीं चलता। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जाता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड है, इनमें हमें यही पता चलेगा सरकारी अफसर क्या सोचते थे। वही मैंने अभी आपको बताया। उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, बाद के लिए वे किन चीज़ों को यहाँ पे क्या है, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं, उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित है। अब ये मुश्किल साबित क्यों होता है? क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार ने जगह जगह अभिलेखागार बनवा दिए थे, लेकिन ऐसा गरीब आदमी तो अभिलेखागार नहीं बनवा सकता, तो उनके रिकॉर्ड को ढूंढना ज़रा मुश्किल हो जाता है, आम आदमी के रिकॉर्ड को ढूंढना। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। हम किसी की जीविकाएं पढ़ के, किसी की डायरी पढ़ के उसके जीवन के बारे में आज पता लगा सकते हैं। जैसे कोई आदमी है, वो क्या सोचता था, वो अगर वो डायरी लिखता हो अपनी जीविका या उसके बारे में कोई अच्छी तरह जानने वाला आदमी उसके बारे में जीविका लिखता हो, तो उसी से हम अभी पता लगाते हैं। लेकिन अंग्रेज़ी रिकॉर्ड या ब्रिटिश सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी रिकॉर्ड में सरकार अभिलेखागार बनवा देते, वहाँ से हम जानकारी मिल जाती है। अब जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये डायरी लिखी या आत्मकथा है, तो जो पढ़ना लिख उसे जानते थे वो आदमी लिख सकते, लेकिन डायरियाँ जो लिखी ये सब स्रोत भी पढ़े लिखे लोग ही लिखते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते आदिवासी और किसान खदानों में काम करने वाले सड़क मजदूर, सड़क पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे इस किताब में आप आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगी। अब यह क्वेश्चन आंसर है, तो इसको अभी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है सही और गलत। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा। यह सही है। सरकारी दस्तावेजों में हमें ये समझने में मदद मिलती है आम लोग क्या सोचते हैं, गलत है, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में सरकार क्या सोचती है इन बातों को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। सही है, उन्होंने बहुत सारे सर्वेक्षण भी कराए थे, भूमि सर्वेक्षण, राजस्व सर्वेक्षण, बहुत तरह के सर्वेक्षण कराए थे। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह कालखंडों में बांटा, इसमें क्या समस्या है? इसमें का आंसर हो जाएगा जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 तरह के कालखंडों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई। इसमें
इसमें ये समस्या है कि यहाँ पे 1 मिनट, इसमें ये समस्या है कि ये जो इतिहास को बांटने का तरीका है, इसमें धर्मों को सहारा लिया गया है, जो एकदम सही नहीं है। कि ऐसे बहुत से समय हुआ है जब एक ही देश में कई जगह अलग अलग धर्म के शासक शासन करते हैं, तो इसमें ये इतिहास पूरा सही नहीं कहा जा सकता। इसके इतिहास को बांटने का तरीका, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित, अंग्रेजों ने हर सरकारी दफ्तर में अभिलेखागार और आयकरे बनवा दिए ताकि उन दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग है। इसका आंसर हो जाएगा, अखबार जो छपते थे वो पक्षपात रहित होते थे, उसमें किसी का पक्ष नहीं लिया जाता था, उसमें जो छपता था सही छपता था। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट होती है, इससे पक्षपात होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे किसी अंग्रेजी सरकार का दबाव है कि हमारे खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखनी है, तो पुलिस इसमें रिपोर्ट नहीं लिखती है या फिर गलत रिपोर्ट लिखते हैं, तो इसमें पक्षपात रहित हो सकता है। आइए करके देखें, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों के उदाहरण दे सकते हैं? सोच कर देखें, खिलौना बनाने वाली कंपनियों को क्या यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है? इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षण में क्या हासिल कर सकते हैं, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी छोटा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।